हूं यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद है वसई के एकमात्र देशिंग प्रसन्न स्वप्निल डिकोना। इनसे आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हाल ही में घटित हुई घटना हुई। आप सबको मालूम है, आप सबने पिछले शुक्रवार की घटना देखी है। शुक्रवार को क्या कुछ हुआ, स्वप्निल ने आगे बढ़कर कदम उठाया। मैं भी उस घटना का खुद एक विटनेस हूं। हम भी मौजूद थे उस समय जब हमने तहसील कार्यालय में होते इतने बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया। लेकिन अफसोस होता है कि हमारा जो देश है, हमारे देश के अंदर जो कानून है या व्यवस्था है, वो बोलने के लिए सबके लिए है, लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो सिर्फ वो दबे कुचले लोगों के ऊपर होती है। जब हमने कैमरे के सामने लाइव ये दिखाया है कि किस तरह से तहसील कार्यालय में पूरा का पूरा एक स्कैम चल रहा है, प्राइवेट लोगों को बिठाया जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है, एक मायने में उनका भी शोषण किया जा रहा है। उसके बावजूद आज पिछले शुक्रवार से लग के 5 दिन हो गए, किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। और आज की ये जानकारी है कि आज भी तहसील कार्यालय में खासगी लोग, बाहरी लोग अभी भी काम पर है। हालांकि उन लोगों को निकाल दिया गया जो कैमरे के सामने आए थे, लेकिन जो कैमरे के पीछे वाले लोग हैं वो आज भी है। मतलब हमारा सिस्टम पूरा इतना भ्रष्ट हो चुका है कि आप कितना ही चिल्लाए, हमको फर्क पड़ने वाला नहीं। खैर, मैं अपनी बात स्वप्निल से करता हूं। हम मुलाकात करने आए थे। स्वप्निल जी नमस्कार। नमस्कार स्वप्निल भाई, उस दिन जो सब कुछ हुआ, आपने लीड किया, हम भी थे। आपको क्या नहीं लगता कि उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक तहसील कार्यालय है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस है। तो अगर ऐसी जगह पे अवैध तरीके से जो कर्मचारी नहीं है, अवैध तरीके से जो राशन कार्ड बनाने के लिए बिठाए गए थे, वो उधर नहीं होने चाहिए। वो जगह पे बैठ के वो कोई भी प्रकार की अफरा तफरी कर सकते हैं, डुप्लीकेट राशन कार्ड बन सकते हैं, जो कि बन रहे हैं। इसी की वजह से जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, जो अपने भारत देश को छोड़ के बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उनका राशन कार्ड कैसे बन रहा है, तो ये सब जो तरीके हैं उस वजह से वो राशन कार्ड बन रहे हैं। क्योंकि ये जो बैठे हुए अवैध तरीके से जो बिठाए गए थे राशन कार्ड बनाने के लिए उधर तहसील कार्यालय में, उनके पास ना ही आईडी था, उनके पास ना ही अपॉइंटमेंट लेटर था। तो और ऊपर से उनको पगार दिया जा रहा था 3,000 रुपए। अभी 3,000 में एक महीना निकालना, गुजर बसर करना कितना मुश्किल है आपको पता है। तो मतलब ये है कि अगर 3,000 रुपए मेरे को दिया जा रहा है और मेरे को एंट्री मिल रही है कंप्यूटर पे, प्लस मेरे को एंट्री मिल रही है तहसील कार्यालय में, तो मैं 3,000 रुपए ना कमाते हुए मैं लालच आएगा मेरे मन में कि मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। और जबकि मुझे ये कंप्यूटर के लिए एंट्री है, मेरे को तहसील कार्यालय में जाने के लिए एंट्री है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो अपने देश के बाहर से आए हुए नागरिक है, उनके डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के मैं ऑर्डर्स लिया करूंगा और उन्हें 2,500 हजार रुपए में उनको डुप्लीकेट राशन कार्ड बना के दे दिया करूंगा। ये धांधली तो चल ही रही है और हमने उसी चीज को उजागर भी किया। आपने लीड किया, हमने कैमरे में दिखाया, वो सब जगह फैला भी है। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, फर्स्ट मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने अपना काम किया, क्योंकि पुलिस जब स्पॉट पे आई थी तो उनको पंचनामा करना चाहिए था, एफआईआर तुरंत करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। फिर इस मामले में एज ए डिपार्टमेंटल हेड तहसीलदार मैडम जो है, अगर पुलिस ने नहीं किया तो तहसीलदार मैडम को आगे चल के उनके डिपार्टमेंट में हो रही धांधली को खत्म करने के लिए उनको कदम उठाना चाहिए था, उन्होंने नहीं उठाया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहली बात है जो अवैध तरीके से हो रहा था वो गलत बात है। उसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने खुद जाके पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, खुद में जाके उधर से पुलिस वालों को लेके आया। तो पुलिस वालों ने सबसे पहले पंचनामा करना चाहिए था। हालांकि वो पुलिस वालों ने उधर बैठे जितने 12 जन थे अवैध तरीके से जो बैठे थे, उन सबके नाम लिए, लेकिन आधा पंचनामा उन्होंने किया नहीं कि किस तरह से बैठाए गए थे, किसने बिठाया गया था और ये सब कैसे हो रहा था। दूसरी बात, तहसीलदार वहां खुद आई थी, तो तहसीलदार ने इन 12 लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं की।
इसीलिए मैंने एक कंप्लेंट मैडम! लेटर बना के मुख्यमंत्री जी को भेजा है, क्या ये- कलेक्टर साहब को भेजा है और मुख्य सचिव को भेजा है। उसी तरह से अपने वसई विरार मीरा भाईंदर के जो कमिश्नर है उनको भेजा है। तो अभी देखते हैं वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या यही वो है कंप्लेन? हाँ, यही वो कंप्लेंट लेटर है। इसमें मैंने पूरा लिखित में दिया है और आप देख सकते हो रिसीविंग भी है इसके ऊपर। तो ये कंप्लेंट देने के बाद अगर अभी भी कार्रवाई नहीं होता है, इसका मतलब वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत जो क्षेत्र है वसई विरार का, उसमें कायदा सुव्यवस्था एकदम जीरो हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ना छोड़ देंगे। संविधान पे मुझे अभी भी भरोसा है, लेकिन संविधान के अंदर जो कानून है वो चलाने के लिए जो बिठाए गए अधिकारी है वो अगर अपना काम नहीं कर रहे हैं तो संविधान ने मुझे पूरी तरीके से अधिकार देके रखा है कि मैं इनके विरोध में जाके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊं। स्वप्निल जी, एक आपका जो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो हमने सब उजागर किया था उसको लेकर लोकमत जैसे बड़े समाचार पत्र ने संडे के अंक में खबर लगाई थी। अब लोकमत के अंक में जो खबर थी उसमें एक तरफ तहसीलदार मैडम का कोड था। उन्होंने ऑफिशियली लोकमत ने पूछा तो उन्होंने बताया, वो ऐसा बोल रहे कि वहां कुछ भी गलत नहीं था। यानी कि उन्होंने सीधा आपके साथ मुझे और हमारे जो सहयोगी थे हमको झूठा साबित किया कि वहां कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं पुलिस स्टेशन में अपने दूसरे किसी काम से गई थी। अभी तहसीलदार मैडम ने झूठा साबित कर दिया, ठीक है, उनकी मर्जी, उनको बोलना था उन्होंने बोला। लेकिन वहीं उसी पेपर में वहां के पीआई कल्याण राव करपे का जो बाइट है उसमें उन्होंने सीधा बोला है कि हाँ, हमको ऐसी शिकायत आई थी और उस शिकायत पर हमारे गोपनीय कक्ष के लोग गए थे और तहसीलदार मैडम को हमने बुलाया था। तो ये दोनों बात जो विरोधाभासी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, जब भी चोरी पकड़ी जाती है तो कोई भी चोर बोलेगा कि नहीं कि हाँ मैंने चोरी की है। ये तो सबसे पहली बात होगी। दूसरी बात ये हो गई कि अगर तहसीलदार मैडम उज्ज्वला भगत जो है वो अगर बोल रही है कि वो अवैध तरीके से कुछ भी उधर काम नहीं हो रहा था, तो ये झूठे आरोप लगाने के लिए मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस दाखिल होना चाहिए या मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब उधर कुछ ना कुछ अवैध तरीके से चालू था। अभी जो 12 लोग उधर बिठाए गए थे उसमें आपने वीडियो में देखा रहेगा कि मैं उनके पास आईडी कार्ड मांग रहा हूं, लेकिन किसी के पास आईडी कार्ड नहीं है। मैं उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर मांग रहा हूं तो उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। इसका मतलब वो अवैध तरीके से बिठाए गए थे। अभी हालांकि उधर पंचनामा नहीं हुआ और कोई भी कंप्लेंट दाखिल नहीं किया गया, इसके लिए तहसीलदार मैडम बता रही है कि उधर कुछ अवैध तरीके से नहीं हो रहा था। लेकिन अगर उधर कंप्लेंट एफआईआर दाखिल होता था और उधर एक कंप्लेंट लॉन्च किया जाता था पुलिस वालों की तरफ से, तो सब सामने आ जाता था कि कौन है। वैसे भी मेरे पास तो वो सब जितने 12 जन उधर बैठे थे उनके सारे नाम है जो पुलिस वालों ने खुद लिए थे। अभी वो नाम जितने भी मेरे पास है उसका किसी भी 12 लोगों में से किसी का भी अपॉइंटमेंट लेटर तहसील कार्यालय में नहीं है। ये जो पूरा मामला हुआ तब हमने देखा रोशन कापसे जो पुरवठा अधिकारी है उन्होंने किस तरह से इसको पूरा घुमाने की कोशिश किया। पहले बोलते हमारा काम चल रहा है, फिर बोलते 3000 में अपने जेब से पगार देता हूं। तो इसमें क्या सिर्फ पुरवठा अधिकारी ही जिम्मेदार है या ये बड़ा रैकेट है? क्या कहना चाहिए? सर देखो, अगर रोशन कापसे खुद बोल रहा है कि मैं 3000 सैलरी देता हूं इनको, तो वो ऑफिशियली रिकॉर्ड में होना चाहिए, उनकी सैलरी स्लिप में होना चाहिए। सैलरी स्लिप तो रहेगी ही नहीं क्योंकि वो तहसील कार्यालय के कर्मचारी नहीं थे। तो 3000 रुपए ये कहां से दे रहा है? अपने खुद के सैलरी में से दे रहा है, जबकि इसको रोशन कापसे जो है पुरवठा विभाग अधिकारी, वो उसको खुद को इतना सैलरी नहीं दे सकता कि वो अपने सैलरी में से 30,000 रुपए हर महीने का इनको सैलरी दे सकता है। तो अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं एक चीज बताता हूँ, एक नया खुलासा आपको करता हूँ कि सरकारी जो कोटेज होते हैं उसमें कैटेगरी वाइज A क्लास, B क्लास, C क्लास उनको अलॉट किए जाते हैं रहने के लिए। तो वैसे ही तहसील कार्यालय की मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि A क्लास का जो कॉटेज है उसमें C क्लास लोग बाकायदा रह रहे हैं, यानी कि तहसीलदार को अलॉट हुआ है तो उसमें कोई और रह रहा है, एग्जाम्पल। तो इस तरह का ये सब कारोबार चल रहा है। अब अंत में आप क्या मांग रहेगी, आपकी क्या डिमांड रहेगी, क्या कहना चाहिए?
देखो, मेरी मांग यही है कि जो संविधान में कायदा बना है वो कायदे का पालन किया जाए, और वो कायदे के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो एक तो तहसीलदार नहीं करनी चाहिए, या तो कलेक्टर करेंगे, या तो कोकण आयुक्त करेंगे, या कोई भी वरिष्ठ अधिकारी करेगा, लेकिन करेगा कार्रवाई। ये कार्रवाई जब तक नहीं होती है तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। और ये जो अवैध तरीके से जो भ्रष्टाचार चालू है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है सरकारी कार्यालयों में, जो कि सामान्य नागरिक अपने खून पसीने की कमाई में से जो टैक्स भरता है, वो टैक्स का सरासर इधर दुरुपयोग किया जा रहा है। जो कि भ्रष्टाचार करने में लगे हुए वो अपने पॉकेट भरने में लगे हुए हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। इसी के विरोध में मैं लड़ रहा हूं और लड़ते रहूंगा जब तक ये कायदा सुव्यवस्था एकदम कठिन से कठिन ये भ्रष्टाचार करने वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, तब तक मैं लड़ते रहूंगा। आज के लिए इतना ही। तो ये हम बात कर रहे थे स्वप्निल दुकुना से। स्वप्निल जाने जाते हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए, और बेबाकी से ही इन्होंने बात बताई है। और कहीं ना कहीं जो मैं पहले कह चुका हूं कि किस तरह से हमारे देश में, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं पिछली बात, कि जो कायदा और कानून हम बोलते हैं तो सिर्फ दबे कुचले लोगों के लिए होता है। इस चीज को आज यहां चाहे अगर प्रशासन तो इस पे त्वरित कार्रवाई करके इस भ्रम को दूर कर सकता है। इसमें बोलने की या कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन सब ऑन कैमरा सब हुआ है उजागर। इसमें क्या कुछ अब प्रशासन को चाहिए, प्रशासन को सोचने की जरूरत क्या है, यह अब प्रशासन को सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।